हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोकिला प्रधान है और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। आज से हम आधुनिक भारत के इतिहास की एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो विशेष रूप से ग्रेजुएशन और बीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बीए के 5th सेमेस्टर के इतिहास के पहली यूनिट के पहले चैप्टर जिसका नाम है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ आई थीं। मुख्य रूप से 5 यूरोपीय शक्तियाँ आई थीं: पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। पुर्तगाल 1498 में आए थे, डच 1602 में, अंग्रेज 1608 में, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664 में आई थी। पुर्तगालियों के आने का मुख्य कारण था कि वे मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे और ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। वहीं डच भारत में सूती कपड़ों का व्यापार करना चाहती थी और मसालों के लिए जो इंडोनेशियाई द्वीप हैं जैसे सुमात्रा, जावा, मोलुकास, इन पर नियंत्रण पाना चाहती थी। इंडोनेशियाई द्वीप, इनको हम मसाला द्वीप भी कहते हैं क्योंकि और उसे ईस्ट इंडीज़ भी कहा जाता था। ये मुख्य रूप से मसालों का मुख्य केंद्र हुआ करती थी। जैसे सुमात्रा, जावा, मोलुकास दुनिया में काली मिर्च, लौंग और जायफल के सबसे बड़े स्रोत और इसी के लिए वे प्रसिद्ध थी। फिर अंग्रेज विदेशी, इनका मुख्य था कि वे विदेशी व्यापार से भारी मुनाफा कमाना चाहते थे और पुर्तगालियों के व्यापारिक दबदबे को खत्म करना चाहते थे। फिर आते हैं डेनिश। ये चाय और रेशम के लिए आए थे, लेकिन इनका ध्यान कहाँ चला गया? धार्मिक प्रचार पर। फिर आते हैं फ्रांसीसी। पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी और इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के व्यापारिक मुकाबले में फ्रांस की शक्ति को बढ़ाना। फिर भारत में यूरोपीय शक्तियाँ कब आई थीं? यूरोपीय शक्तियों का आगमन मुख्य रूप से 15वीं शताब्दी के अंत से शुरू होकर 17वीं शताब्दी तक चला। और अगर हम समय सीमा के रूप में देखें तो सबसे पहली शक्ति पुर्तगाली आई थी, तब भारत में लोदी वंश का शासन था। फिर जो बाकी शक्तियाँ आने लगी, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, तब भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। अगर हम मुख्य रूप से बोले तो इनका आगमन लोदी वंश के पतन से लेकर मुगल साम्राज्य के चरम काल के दौरान हुआ था। अब जानते हैं भारत की तत्कालीन स्थिति। उस समय भारत की स्थिति बेहद अनोखी थी। एक तरफ तो आर्थिक रूप से उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन राजनीतिक रूप से वहीं बिखरा हुआ था। मतलब आर्थिक रूप से भारत इतना अमीर था कि ग्लोबल जीडीपी में इसका योगदान 25% तक था, अर्थात 1/4 था। इसी कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और अगर राजनीतिक रूप से देखें तो पूरा देश बिखरा हुआ था और जो केंद्रीय ताकत थी वो बिल्कुल नहीं बची थी और सारे राजा छोटे छोटे रियासतों को ही अपना देश मान बैठे थे और आपस में लड़ रही थी। फिर अगर विस्तार से जानें तो भारत में तत्कालीन स्थिति, सबसे पहले राजनीतिक स्थिति, लोदी वंश का पतन हो रहा था। 1498 में जब पुर्तगाली आए तब दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था। लोदी वंश में भी शासक थे सिकंदर लोदी। उस समय केंद्रीय सत्ता बहुत कमजोर थी। जो प्रांतीय गवर्नर और छोटे छोटे राजा हुआ करते थे वो दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे रही थी। इसी के 28 साल बाद 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किन किन के बीच में? लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें अंत में ही इनका बाबर की विजय हुई और लोदी वंश का पतन हो गया। फिर मुगल साम्राज्य का उदय। 1526 में मुगलों के आने के बाद देश में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता बन गई थी
उस समय पुर्तगाली जो आए थे वो पश्चिम की तरफ, पश्चिम तट जैसे गोवा हो गया, कोचीन हो गया, इस समय वे मजबूत हो रहे थे। उसी समानांतर समय भारत के केंद्र में जो मुगल साम्राज्य है वह उनका उदय हो रहा था और वे विस्तृत हो रहे थे। जैसे अकबर और जहांगीर के समय जब डच और अंग्रेज आए, वे केवल व्यापारी बनकर आए थे और वे केवल ये अनुमति मांगने आए थे कि वे व्यापारिक कोठियाँ खोल सकते हैं कि नहीं करके। व्यापारिक कोठियाँ क्या थी? ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनी जैसे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी द्वारा आधुनिक भारत के इतिहास में स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्र थे। मतलब ये ऐसी जगह थी जहाँ पर अगर वे भारत से कुछ अलग अलग जो सामान लाते थे, सूती कपड़ा, रेशम, नील, मसाला, इन सब को यूरोप ले जाने से पहले यहाँ पर वे सुरक्षित रखते थे। एक गोदाम की तरह था ये, किलेबंद गोदाम था या फिर इसे फैक्ट्री भी कहा जाता था। फैक्ट्री इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी काम करते थे इन्हें फैक्टर्स कहा जाता था, इसलिए इसका नाम फैक्ट्री पड़ गया। क्या कर सकते हैं। फिर किलेबंदी, इसको सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई, तोपें लगाए गए और निजी सेना भी रखा गया यूरोपीय कंपनियों द्वारा। उदाहरण के रूप में अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम नाम के विशाल किलेबंद कोठियां बनाई थीं। अब आगे देखते हैं उत्तर मुगल काल में क्या हुआ। अकबर और जहांगीर के समय तो ठीक था, लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से ढह गई थी, क्योंकि उसके बाद अयोग्य मुगल शासक आने लगे। उस समय बंगाल, अवध, हैदराबाद ये सब स्वतंत्र होने लगे थे, क्षेत्रीय रियासत पूरी तरह स्वतंत्र होने लगी। इसके कारण आपसी संघर्ष होने लगा, क्षेत्रीय राजा आपस में ही लड़ रहे थे और इस कारण राजनीतिक रूप से वो पूरा देश, मतलब हमारा पूरा देश छिन्न भिन्न हो गया था। और इसी राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाकर जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत पर फूट डालो राज करो नीति के जरिए हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू करने लगी थी। अब आते हैं आर्थिक स्थिति पर। इस समय भारत वैश्विक जीडीपी पर उसका 25% तक का योगदान था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन, उनके आंकड़ों के अनुसार 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और बेहद समृद्ध था। दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में अकेले भारत का 25% तक का योगदान था। व्यापार का अनुकूल संतुलन, भारतीय सूती कपड़े जैसे ढाका का मलमल हो गया, रेशम, केरल के मसाले जैसे काली मिर्च, सोरा यानी जो बारूद बनाने के काम आता है, नील, ये सब, इन सब का पूरी दुनिया में भारी मांग था और भारत केवल निर्यात करता था। भारत इन चीज़ों का बड़े पैमाने पर निर्यात करता था। भारत उस समय कोई भी चीज़ आयात नहीं करता था, वे केवल निर्यातक थे। फिर सोने चांदी का संचय, भारत केवल सामान का निर्यात करता था, जिसके बदले यूरोप का सारा सोना चांदी भारत की तिजोरियों में आ रहा था। मतलब वही कि यूरोप के व्यापारी भारतीय सामान खरीदने के लिए भारी मात्रा में सोना और चांदी भारत ला रहे थे, इसलिए भारत को सोना और चांदी का सिंक भी कहा जाता था। ये था उस समय का आर्थिक स्थिति। फिर आते हैं सामाजिक स्थिति में। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति हमने देख लिया है। सामाजिक स्थिति में क्या था कि भारत की सामाजिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी और रूढ़िवादी थी। इस समय जातिवाद और विभाजन था, मतलब भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था, कठोर जातिवाद और छुआछूत में बटा हुआ था, जिसके कारण आम जनता के बीच में कोई भी एकता या फिर भाईचारे की भावना नहीं थी। दूसरा, महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं व्याप्त थीं और महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। फिर आते हैं राष्ट्रवाद की कमी पर।
लोगों में एक अखंड भारत की मतलब एक अखंड भारत, इसकी कोई भावना नहीं थी। नागरिकों और सैनिकों की निष्ठा केवल अपने स्थानीय राजा तक सीमित थी, अपने देश के प्रति नहीं थी। फिर आते हैं सांस्कृतिक स्थिति में। इस कालखंड में भारत और यूरोप के बीच में बहुत बड़ा अंतर था। जहाँ पर यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था, वहीं भारत में वही पुरानी सोच, पुरानी बौद्धिक जड़ता यही थी। यूरोपीय पुनर्जागरण से दूरी बनाकर रखी थी हमारा भारत। यूरोपीय पुनर्जागरण मतलब जहाँ यूरोप वैज्ञानिक क्रांति और नए आविष्कारों के दौर से गुजर रहा था, वहीं भारतीय शासकों ने बाहरी दुनिया के बदलावों से खुद को काट कर रखा था। बौद्धिक जड़ता मतलब भारत की शिक्षा केवल पारंपरिक शिक्षा जैसे मदरसा, गुरुकुल, धर्म, कला, साहित्य, जो मुगल साम्राज्य के समय जो विकास हुआ था बस वहीं तक सीमित था। वास्तुकला, चित्रकला में जो विकास हुआ था बस वहीं। लेकिन विज्ञान, आधुनिक भूगोल, तकनीक और जितने भी नए आविष्कार हो रहे थे उस पर भारत का कोई भी ध्यान नहीं था, कुछ ध्यान नहीं था। फिर आखिरी पॉइंट, सैन्य स्थिति। भारत में सैन्य स्थिति कैसी थी? सबसे पहला, नौसेना का अभाव। भारतीय राजाओं के पास जमीन पर बड़ी सेना तो थी, मतलब विशाल सेना थी, हाथी, घुड़सवार सब थे, लेकिन समुद्र पर नियंत्रण नहीं था। कोई मजबूत सेना नहीं थी और यूरोपीय शक्ति समुद्र के रास्ते आई थी। इसीलिए उन्होंने भारत के समुद्री व्यापारिक रास्तों पर अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसका भारतीय शासक मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। फिर पारंपरिक युद्ध नीति। भारतीय सेनाएं पुरानी युद्ध शैलियाँ, रणनीति, भारी धीमी तोपों पर ही निर्भर थी, लेकिन यूरोपीय सेनाओं के पास हल्की तोपें, आधुनिक बंदूकें और सबसे महत्वपूर्ण, एक बेहद अनुशासित, प्रशिक्षित और संगठित सैन्य ढांचा हुआ करता था। मतलब अनुशासित सैन्य ट्रेनिंग थी। तो हमने आज पढ़ा तत्कालीन स्थिति। आज हमने क्या क्या देखा? भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ था? मुख्य रूप से 5 आई थी। फिर यूरोपीय शक्ति के आगमन के दौरान भारत की तत्कालीन स्थिति कैसी थी, ये हमने देखा। आगे हम क्या देखेंगे? यूरोपीय शक्तियों के आगमन के मुख्य उद्देश्य और कारण क्या थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।